देखो अबेटमेंट हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अबेटमेंट का हम समझते हैं पहले एग्जैक्टली मतलब क्या है, अबेटमेंट होता क्या है। ठीक है, बीएनएस के अकॉर्डिंग तो वी विल बी सीइंग दिस, बट इन जनरल हम समझते हैं कि अबेटमेंट का मतलब क्या है। देखो ऐसा होता है कि एक आपको पता है कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ क्राइम में एक क्राइम के होने के लिए दो एलिमेंट बहुत जरूरी है, एक मेंस रिया और एक्टस रियस। ठीक है, अब मेंस रिया और एक्टर्स रियस बिकॉज कॉमन लॉ प्रेसिडेंट ये मानते हैं कि किसी भी केवल गिल्टी माइंड को पनिश नहीं किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस वो किसी एक्ट के द्वारा जो है एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, मेंस रिया मतलब होता है गिल्टी माइंड एंड एक्टर्स रियस मतलब होता है वो एक्ट, वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द मेंटल गिल्ट। है ना, बात आ रही है समझ में? आपने पहले मेंस रिया के तहे अपने माइंड को गिल्टी बनाया, आपके माइंड में इंटेंशन गिल्टी आई, उस इंटेंशन को फिजिकल फॉर्म देना, फिजिकली उस इंटेंशन को एग्जीक्यूट करके और क्राइम को कमिट करना, उसके लिए उस फिजिकल एक्ट को बोलेंगे एक्टस रियस। अब ऐसा होता है कि ये एक्ट बहुत तरीके से हो सकता है। ठीक है, लेकिन अबेटमेंट का मतलब होता है कि डायरेक्टली जो एक्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ए, मान लो ए हैज किल्ड बी, तो ए ने बी को मारा। उस केस में ए के मान लो दिमाग में पहले एक इंटेंशन आया कि मुझे बी को मारना है, उसके बाद में वो एक्टस रियस मतलब उसने एक्ट किया, फॉर एग्जांपल एक एक्ट लिया और उस एक्ट से उसके सर पे वार कर दिया, दैट वाज द एक्टस रियस, मेंस रिया एक्टस रियस। बट अब उनका क्या, जिन लोगों ने इस ए को, इस एक्ट को करने में हेल्प की, सपोर्ट किया, ठीक है, नेगेटिव वे में मोटिवेट किया, अरे ये बात समझ में, उन लोगों का क्या जिन्होंने इस इंसान को इस एक्ट को करने के लिए जो है उत्साहित किया। ठीक है, जिसको हम कॉमन वर्ड्स में बोलते हैं इंस्टिगेट करना, एनकरेज करना, जिसको हम बोलेंगे एनकरेजमेंट के साथ साथ एड करना, एडिंग दिस एक्ट, उनका क्या, क्या उन्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा इस एक्ट के लिए? क्या उन लोगों का कोई कसूर नहीं है जिन्होंने ए को इन चीजों के तहे हेल्प की इस काम को करने में? नहीं, बिल्कुल होगा। और भारतीय न्याय संहिता इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है कि वो लोग भी जो है गिल्टी होंगे जिन लोगों ने उस इंसान को उस क्राइम को कमिट करने में हेल्प की। बात आ रही है समझ में? और इसी इंस्टिगेशन, इसी कॉन्स्पिरेसी जो हम बोलते हैं ना, कॉन्स्पायरिंग, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके जो कॉन्स्पायर करते हैं, दैट कॉन्स्पायरिंग या फिर एडिंग, ठीक है, हेल्प करना, कोई मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, कुछ काम करना उस क्राइम को करने के लिए, तो इन सभी चीजों को कहा गया है अबेटमेंट। ठीक है, ऑल दिस इज कैटेगराइज्ड अंडर अबेटमेंट। बात आ रही है समझ में? तो नाउ राइट डाउन, लिखो इस बात को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट का क्या मतलब है? देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेटमेंट? लिखो ऐसे, अबेटमेंट मीन्स, अबेटमेंट मीन्स इंस्टिगेटिंग, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, एनकरेजमेंट, एनकरेज करना, और या फिर इंटेंशनल एडिंग, इंटेंशनल तरीके से एड करना, सपोर्ट करना।
अबेटमेंट मीन्स इंस्टिगेटिंग, प्रोवोकेशन, encouragement और इंटेंशनल एडिंग। देखिए सारे टर्म्स, देखो, by one person to another to commit an offense, by one person to another to commit an offense। में वो सिचुएशंस हैं जिसमें कि एक इंसान डायरेक्टली किसी क्राइम को करने में एंगेज नहीं है, डायरेक्ट तरीके से वो इन्वॉल्व नहीं, बट इनडायरेक्टली। ठीक है, ऐसे लिख लो इस बात को, इट कवर्स सिचुएशन वेयर अ पर्सन, इट कवर्स सिचुएशन वेयर अ पर्सन does not directly commit the crime, does not directly commits the crime, does not directly commits the crime, but facilitates or promotes its commission, but facilitates or promotes its commission। बट इस क्राइम को करने को फैसिलिटेट किया जाता है इसमें। ठीक है, आ गई बात समझ? ठीक है, तो इसमें लिख लो, ऐसे एक सब हेडिंग डालो, स्टैट्यूटरी पोजीशन अंडर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, स्टैट्यूटरी पोजीशन ऑफ अबेटमेंट अंडर बीएनएस। तो सेक्शन 45 to 60 of BNS deals with the provisions related to abatement। देखो इस सेक्शन के पीछे का रैशनल ही क्या है, इस सेक्शन के पीछे का रैशनल ये है कि एक इंसान, कई ऐसे क्राइम्स होते हैं देखो, जिन क्राइम्स को अकेला या दो तीन इंसान या जितने भी इंसान उस क्राइम को कर रहे हैं, खाली अकेले अगर वही रहे होते, ठीक है, तो वो क्राइम पॉसिबल ही नहीं हुआ होता। ऐसे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन का, इन पूरे लिस्ट ऑफ सेक्शंस का ये ऑब्जेक्टिव है कि उनको भी पनिश करना जिन्होंने लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया हो, जिन्होंने मोरल सपोर्ट भी दिया हो बेशक, बिकॉज एक ह्यूमन माइंड जो है जिस तरीके से वर्क करता है, उसमें इंस्टिगेट करना या फिर एक मोटिवेट करना, ठीक है, एक क्रिमिनल्स को, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उन कमीशन ऑफ क्राइम में। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज बेसिकली टू पनिश दोज हु एड, हु सपोर्ट, है ना। तो ऐसे लिखो, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड क्रिमिनलाइजिंग अबेटमेंट, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड क्रिमिनलाइजिंग अबेटमेंट। क्या है रैशनल, देखो इसमें, मेनी क्राइम कैन नॉट अकर विदाउट, many crimes cannot occur without moral support, many crimes cannot occur without moral support, comma, planning support, comma, logistical help, logistical help, comma, encouragement or provocation, encouragement or provocation। and therefore and therefore law punishes not only the main offender, therefore law punishes not only the main offender but also those who, but also those who
those who prepare ground for crime, those who prepare ground for crime, comma, facilitate commission or encourage or instigate the offender, or encourage or instigate the offender. ठीक है, तो इसमें मेन बात यही है कि वो लोग जो ये सारे काम करते हैं उनको भी पनिश करना जरूरी है। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पनिश देम ऑल्सो, है ना, उनको भी करना है पनिश। अब देखो इसमें दो होते हैं, एक तो होता है, एक साइड हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफेंडर जिनको कहा जाता है, ऑन वन साइड प्रिंसिपल ऑफेंडर इज देयर एंड अनदर साइड द अबेटर इज देयर। प्रिंसिपल ऑफेंडर वो इंसान है जो उस क्राइम को एक्चुअली विजिबली सामने कमिट कर रहा है, बट अबेटर वो है जो इनडायरेक्टली उस कमीशन को सपोर्ट कर रहा है। आ रही है बात समझ में? एक तो होते हैं प्रिंसिपल ऑफेंडर और एक होते हैं अबेटर। ठीक है, तो इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है अबेटमेंट में? सबसे पहली बात तो है एक पर्सन जो कि एक अबेटर है। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? एक तो वो इंसान जो कि अबेटर है, जो इंसान अबेट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, कंस्पायर कर रहा है, एड कर रहा है। दूसरा है इसमें कोई एक प्रिंसिपल अबेटर होगा, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल ऑफेंडर, एक होगा प्रिंसिपल ऑफेंडर जिसने उस क्राइम को उस अबेटमेंट की हेल्प से फिजिकली किया, और एक होगा वो एक्ट, चाहे फिर वो मर्डर हो, चाहे फिर वो जो है एक्सटॉर्शन हो, डकैती हो, या कुछ भी हो। ठीक है, तो पहला तो है एक अबेटर, फिर है एक प्रिंसिपल ऑफेंडर जो फिजिकली उस एक्ट को कर रहा है, और फिर एक होता है वो एक्ट जो उन्होंने किया। ठीक है, तो ये तीन होते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये तीन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अब इसमें एक काम करो, इनको भी लिख लो, ऐसे लिखो, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, ऐसे फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट लिखो अबेटर, सेकेंड लिखो पर्सन हु इज द प्रिंसिपल ऑफेंडर, और फिर तीसरा लिखो अबेटमेंट एक्ट, अबेटमेंट एक्ट। ठीक है, अब एक काम करो, अब मेन एक हेडिंग डाल दो, सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस, चैप्टर 4, ब्रैकेट में चैप्टर, रोमन नंबर में 4, दैट्स द चैप्टर 4। ओके, चैप्टर 4। सेक्शन 45 हमें क्या बताता है? तो देखो सेक्शन 45 ये बताता है कि अबेटमेंट वो एक्ट है जिसमें कि एक इंसान विलफुल पार्टिसिपेशन दिखाता है, अपनी विलिंगनेस से पार्टिसिपेट करता है, क्या करने में? प्रमोट करने में या फैसिलिटेट करने में किसी दूसरे या अपने क्रिमिनल इंटेंशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45, जो सेक्शन 45 है
ये बात करता है 3 मोड्स के बारे में जिससे अबेटमेंट हो सकता है। ठीक है, वो 3 तरीके, जिन 3 तरीकों से अबेटमेंट किया जा सकता है, वो कौन कौन से 3 तरीके हैं? एक यहां बात हो रही है ठीक है इंस्टिगेशन की, कॉन्स्पिरेसी की, इंटेंशनल एड की। इन तीनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या है। ऐसे बना लो इसको, है ना, 3 मोड्स ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट करने के 3 मेजर तरीके। अच्छा, तो लिखो, इसमें पहले स्टैचूटरी बेसिस लिख लो इसका। बना लिए? राइट। सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस defines abatement of a thing। ऐसे लिखो फुल स्टॉप डाल के। It emphasizes that abatement is the willing participation of a person. It emphasizes that abatement is the willing participation of a person in promoting or facilitating another person's criminal intention. Another person's criminal intention through instigation, conspiracy, और इंटेंशनल एड। ठीक है, किसी भी चीज को अबेट करना, किसी भी एक्शन को अबेट करना 3 तरीकों से मोस्टली जो है वो हो सकता है। और इसका मतलब सेक्शन 45 ये बताता है कि अबेटमेंट मतलब है विलिंग पार्टिसिपेशन किसी भी इंसान का प्रमोट करने में या फैसिलिटेट करने में। किस चीज को? किसी दूसरे इंसान के क्रिमिनल इंटेंशन को फैसिलिटेट करना या प्रमोट करना, दैट इज कॉल्ड एज अबेटमेंट। ठीक है, तो इसमें लिख लो फुल स्टॉप डाल के, दस अबेटमेंट इज नॉट लिमिटेड टू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। दस अबेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन क्राइम। Abatement is not related to direct participation in crime, but includes moral, intellectual, or physical support. But includes moral, intellectual, or physical support. ठीक है, अब देखो, इन तीनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि इंस्टिगेशन का मतलब क्या है। ठीक है, फिर हम समझेंगे कॉन्स्पिरेसी करने का मतलब क्या है, और तीसरा हम समझेंगे इंटेंशनल एड करने का मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी अगर आपको ये समझने में अगर दिक्कत है तो बताओ मुझे कि क्या एग्जैक्टली होता है अबेटमेंट। अबेटमेंट एग्जैक्टली है क्या, क्या ये समझने में कोई प्रॉब्लम? ओके ओके, ऑलराइट। तो देखो, अब पहले हम लिखो ऐसे, व्हाट इज
द मीनिंग ऑफ इंस्टिगेशन। ऐसे एक ये बॉक्स में डाल देना, ये अलग से नोट डाल के लिखना है इसको, ठीक है। ऐसे लिखो, इंस्टिगेशन इज इक्वल्स टू इलीगल सॉलिसिटेशन प्लस एक्टिव एनकरेजमेंट, ठीक है। इलीगल सॉलिसिटेशन प्लस एक्टिव एनकरेजमेंट। तो इंस्टिगेशन क्या होता है? देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलीगल सॉलिसिटेशन। सॉलिसिटेशन का मतलब है सामने वाले से पूछना, आस्किंग समवन टू डू समथिंग, ठीक है। ये है मतलब इलीगल सॉलिसिटेशन। इंस्टिगेट करना मतलब आप जो है किसी से यू आर आस्किंग समवन टू डू समथिंग दैट इज इलीगल, टू डू समथिंग दैट इज पनिशेबल अंडर द लॉ, दैट इज बेसिकली इलीगल सॉलिसिटेशन। तो इंस्टिगेशन का मतलब होता है पहले आप क्या कर रहे हैं, पहले आप इलीगल सॉलिसिटेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स इलीगल सॉलिसिटेशन का मतलब होता है कि आप इलीगल तरीके से, या वो मीन्स बेशक इलीगल ना हो, आप आराम से किसी इंसान से इलीगल काम करने के लिए पूछ रहे हैं। प्लस केवल पूछा नहीं, जस्ट टू आस्क समवन टू डू समथिंग इज नॉट अबेटमेंट, इट इज बेसिकली यू आर एक्टिवली एनकरेजिंग समवन। आप उनको एक्टिवली एनकरेज भी कर रहे हैं कि करो ना, चलो आ जाओ, चल के मिलके मारते हैं, अरे उठो सही, चलो। खाली ये पूछना मार दे क्या, दैट विल नॉट अमाउंट टू अबेटमेंट। बट एक तो आप मारना, पूछना किसी से कि किसी को मार दे, अच्छा, सामने वाले से ये पूछना कि चलो वॉक करके आते हैं पार्क में, ये क्या है, ये लीगल सॉलिसिटेशन है। दैट मीन्स आप एक ऐसे काम करने को सामने वाले से पूछ रहे हो जो कि अपने आप में एक लीगल काम है। इलीगल सॉलिसिटेशन का मतलब होता है आप सामने वाले से एक ऐसा काम करने के लिए पूछ रहे हो जो काम अपने आप में इलीगल है, प्लस आप उनको एक्टिव एनकरेजमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हो। आप उनको एक्टिव तरीके से कह भी रहे हो, चलो ना यार, उठ जाओ, जल्दी करो, लेके आओ हथियार, आपको मैं दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अरे वहां एक फावड़ा पड़ा हुआ है, मार दो किसी के सर पे। तो दैट इज बेसिकली एक्टिव एनकरेजमेंट। बात आ रही है ना समझ में? इसको बोलते हैं इंस्टिगेशन। दैट इज कॉल्ड एज इंस्टिगेशन अंडर सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस, दैट इज अबेटमेंट। ओके, बात आ रही है समझ में? तो लिखो इस बात को, इट मीन्स इंसाइटिंग, इट मीन्स इंसाइटिंग, कॉमा अर्जिंग, इंसाइटिंग, कॉमा अर्जिंग, कॉमा प्रोवोकिंग, कॉमा प्रोवोकिंग, कॉमा स्टिम्युलेटिंग, कॉमा एनकरेजिंग, इवन कमांडिंग। तरह से लिखो, कॉमा प्रोक्योरिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस, फुल स्टॉप। लिख लो इस बात को कि इंस्टिगेशन मस्ट इन्वॉल्व एक्टिव सजेशन टू कमिट क्राइम।
ठीक है। तो एक होता है कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मन में ख्याल आया और बस कन्वे कर दिया, तो दैट इज बेसिकली नॉट आपका इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन में एक्टिव एनकरेजमेंट देना है आपको, एक्टिव सजेशन देना है, ठीक है, मतलब देना नहीं है आपको, मतलब होता है इसमें, है ना, ऐसा नहीं कि मैं समझा रहा हूँ कहो कि सर ने कहा था कि दो एक्टिव इंस्टिगेशन है ना, एक्टिव, ऐसा नहीं मैं कह रहा, मतलब इन जनरल बस बता कि दिया जाता है, इट हैपेंस इन दिस, ओके। तो अब देखो कौन कौन से तरीकों से जो है वो एक्टिव इंस्टिगेशन किया जा सकता है, एक्टिव एनकरेजमेंट, एक्टिव सजेशन दिया जा सकता है। तो तरीके होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्पोकन वर्ड से, बोल करके, फॉर एग्जांपल लिख करके, फॉर एग्जांपल किसी जेस्चर से भी, तो जल्दी जाओ, है ना, ऐसे करते हैं ना कई बार, इवन फटाफट ऐसे, तो दिस विल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अंडर दिस, ठीक है। कोई हिंट देके, ठीक है, या फिर कोई इनडायरेक्ट सजेशन देके, ठीक है, मतलब सजेशन जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली कोई बोले कि हाँ ये करो, कैन बी इनडायरेक्ट सजेशन आल्सो, ठीक है। तो इन तरीकों से जो है वो अबेटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो लिख लो, व्हाट आर द फॉर्म्स थ्रू विच instigation can occur, what are the forms through which instigation can occur, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं जिन फॉर्म्स से जो है वो इंस्टिगेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे लिखो, राइट, इंस्टिगेशन कैन अकर थ्रू, instigation can occur through instigation can occur through spoken words, comma written communication, spoken words, comma written communication, comma gestures, gestures, comma conduct, comma conduct, comma hint, comma indirect suggestion, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है इसमें, ठीक है, लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें एक बात है देखो, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, यहाँ वो वाला एलिमेंट आएगा। मान के चलो आपने क्या किया, एक सील्ड लेटर बनाया, ठीक है, इस सील लेटर को जो है पोस्ट किया टू ए, और इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो कि इंस्टिगेटिंग एलिमेंट थे। अब अगर मान के चलो ये एलिमेंट जो है, ये लेटर जो है वो इस इंसान को आपने भेजा, एक केस है कि इस इंसान ने पढ़ लिया, इस केस में माना जाएगा अबेटमेंट किया आपने। एक, इस लेटर में ए कभी इस लेटर को पढ़ ही नहीं पाया, ये लेटर कहीं बाद में मिला, ए तक कभी नहीं पहुंचा, तो उस केस में केवल अटेम्प्ट टू अबेटमेंट होगा, ना कि अबेटमेंट, ठीक है। दिस कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट, ठीक है, पार्शियल कम्युनिकेशन में अबेटमेंट नहीं माना जाएगा, बड़े, ठीक है। तो अब देखो एक बात समझना, जो साइलेंट, मतलब हम कहते हैं कि जस्ट चुप रह गए आप, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ए और बी, ये दो लोग एक साथ बैठे हुए थे, ठीक है, बोथ वर सिटिंग टुगेदर। बी ने इस ए के प्रेजेंस में एक प्लान बनाया टू टू किल सी, ठीक है। बी ने ए के प्रेजेंस में एक प्लान बनाया टू किल सी, और एक मौका आया
जब सी को मार दिया। अब नाउ बी वॉज हेल्ड गिल्टी और ये बात प्रूव भी हो गई, बट बी ने ये कहा कि व्हेन आई डिड एवरीथिंग ए वॉज देयर विथ मी एंड ए वॉज साइलेंट ऑन दिस, चुप था। तो अगर मानो बी ये कहता है कि ए उस समय था मेरे पास और चुप था, इससे मुझे ये लगा कि ए भी मेरे सपोर्ट में है और ए ने मुझे मना नहीं किया ये काम करने से, इसका मतलब ए ने भी मुझे एनकरेज किया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मियर साइलेंस को आप ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो कि वो भी अबेटमेंट होगा, ठीक है। मियर साइलेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अबेटमेंट या इंस्टिगेशन, कह लो। समझ में आ रही है बात? चुप रहना खाली, केवल चुप हो जाना अबेटमेंट नहीं। लेकिन अच्छा, एक और केस है, तो मियर साइलेंस वाला हो गया। क्या दिमाग में कई बार टेम्पटेशन आती है? देखो, कई बार क्या है, मानो कुछ मिठाई खाने का मन कर रहा है आपका, आपके मन में एक टेम्पटेशन आई कि आई नीड टू ईट सम स्वीट, ठीक है। एक टेम्पटेशन आना और दूसरा सही में जाकर के मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद के खाना, दोनों में फर्क है। या किसी को एक टेम्पटेशन दिमाग में आना कि मुझे मिठाई खानी है, किसी को कह के मंगवाना मिठाई, ठीक है, इनमें फर्क है। खाली टेम्पटेशन आना मतलब नहीं होता कि आपने खा ही लिया। बात आ रही है समझ में? ऐसे ही बस दिमाग में ये टेम्पटेशन आना, गुस्से में या कैसे भी, कि मुझे सामने वाले को मारना है, इससे अपने आप अबेटमेंट नहीं हो गया। मियर टेम्पटेशन कैन नॉट बी इंस्टिगेशन। बात आ रही है समझ में? लिखो इस बात को, व्हाट इंस्टिगेशन इज नॉट। ऐसे लिखो, व्हाट इंस्टिगेशन इज नॉट। व्हाट इंस्टिगेशन इज नॉट। तो राइट, नंबर 1 पॉइंट लिखो, mere temptation, ऐसे हाइफन डाल के, mere temptation which means simply creating opportunity or temptation is not instigation. Is not instigation. ठीक है। ऐसे सेकेंड पॉइंट एक और लिख लो, mere silence और passive permission और even neutral statements। न्यूट्रल स्टेटमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कह दिया, सामने से एक इंसान आया आपके पास, मैं तो उसको मार दूंगा, आपने कह दिया जैसे मर्जी करो मुझे क्या। ये क्या है? एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है। इसमें ना तो आप कह रहे हो कि मारूंगा मारो, या ना आप ये कह रहे हो कि मत मारो। एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है। तो न्यूट्रल स्टेटमेंट भी इंस्टिगेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। न्यूट्रल स्टेटमेंट डज नॉट अमाउंट टू इंस्टिगेशन, डज नॉट अमाउंट टू इंस्टिगेशन, ठीक है। तो न्यूट्रल स्टेटमेंट्स भी, या इवन जो है एडवाइस, ठीक है, किसी को एडवाइस देना किसी चीज के लिए,
तो जरूरी नहीं है हर बार एक एडवाइस भी जो है वो इंस्टिगेशन हो, ठीक है। इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि आप अगर सामने वाले को एक पॉजिटिव या नेगेटिव या कोई भी एडवाइस अगर दे रहे हो, तो इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि वो एडवाइस भी जो है वो इंस्टिगेशन होगी। नियर नहीं था, वो मियर था। इट वॉज मियर, MER। बस टेम्पटेशन आना। मियर टेम्पटेशन का मतलब है बस मन में ये टेम्प्ट आना, मन में ये ख्याल आना कि ये काम करना है, ठीक है। तो मियर टेम्पटेशन, या आप अगर दिखा भी दो कि मुझे तो मारना है इसको, ये खाली टेम्पटेशन आई है, आपने ना किसी को एनकरेज किया, ना किसी को सपोर्ट किया, ना किसी को हेल्प की, ना कंस्पायर किया, तो ये अबेटमेंट नहीं हुआ। ना किसी को एक्टिव एनकरेजमेंट, मैंने बताया था ना इंस्टिगेशन में क्या आता है। एक तो इलीगल सॉलिसिटेशन होगा, ठीक है, किसी से पूछना कोई इलीगल काम करने के लिए, और दूसरा उसमें क्या होगा, एक्टिव एनकरेजमेंट। टेम्पटेशन खाली आना, उसके बाद बोलना कि मुझे सामने वाले को मारना है, ये केवल जो है नहीं होता है, ठीक है। सही बात समझ। तो एक केस लॉ लिखो। केस लॉ ऐसे हेडिंग लिख दो, इंपॉर्टेंट केस लॉ। तो इसमें केस लॉ लिखो, जय नारायण जय नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1972। अब देखो, एक इसमें ना, इस केस में क्या हुआ था, देयर वाज अ असेंबली ऑफ पीपल, ठीक है। और ये इंसान था जिसने बेसिकली इनको एक ऑर्डर दिया कि सामने जितनी भी झोपड़ियां हैं उनको जला दो, ठीक है, कि बर्न ऑल द हट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में दलील ये पेश की गई ए के द्वारा, ए सेड दैट बेसिकली इवन इफ आई हैड नॉट गिवन द ऑर्डर्स, द पीपल, द असेंबली वुड हैव बर्न द हाउसेस, ठीक है। तो ये कहना था कि मेरे ऑर्डर से नहीं जले हैं घर, मैंने ऑर्डर नहीं भी दिया होता तो भी वो घरों को जलाया था, जलाते ही जलाते, ठीक है, असेंबली। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने अगर ऑर्डर नहीं दिया होता, ये सोचना भी मुश्किल है कि तब इन्होंने जो है उन घरों को जलाया होता। तो आपने अबेटमेंट किया है, यू हैव अबेटेड, यू हैव इंस्टिगेटेड। बात आ रही है समझ में। क्योंकि उनका ये कहना था कि ये बस एक टेम्पटेशन था, या फिर उन्होंने जो असेंबली ने जलाया वो अपनी मर्जी से जलाया। आई हैव नेवर अबेटेड दैट, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड। लिखो इस बात को, इन दिस केस, in this case the accused ordered the accused ordered unlawful assembly to burn hut, ordered unlawful assembly to burn hut, full stop. The members followed the order.
The members followed the order. Full stop. ऐसे लिखो, it was held by the court that it is unrealistic to say that the burning happened independently of the order, and hence the order amounted to instigation. Next point लिखो इसी में ही. The principle that was established is that instigation exists where act is natural consequence of where the act is natural consequence of the accused's command of the accused's command. ठीक है, ये कह रहे हैं कि जी इंस्टिगेशन तब भी हुआ है, ठीक है, या तब कहा जाएगा जब जो एक्ट हुआ वो बेसिकली जो अबेटर ने जो काम किया उसी के कॉन्सिक्वेंस में हुआ. तो इट इज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड दैट जो एक्ट था वो उसी ऑर्डर की वजह से हुआ, तो इसमें अबेटमेंट हुआ है. ठीक है, अब देखो एक और केस है इसमें. ठीक है, केस में लिखो सीपी मलिक. सीपी मलिक वर्सेस स्टेट 1999. अब इसमें क्या हुआ, जो अक्यूज्ड थे, ए फॉर एग्जांपल अक्यूज, ए ने बी को इतना ज्यादा अब्यूज किया, इतना ज्यादा अब्यूज किया कि बी ने इस अब्यूज के चलते अल्टीमेटली सुसाइड कर लिया. ठीक है, तो बी अल्टीमेटली ड्यू टू दिस अब्यूज कमिटेड सुसाइड. तो इस केस में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो ये अब्यूज हुआ, ये जो ह्यूमिलिएशन था, एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन, और साथ में जो ये प्रोवोकेशन था कि जो भी ह्यूमिलिएशन की वजह से जो प्रोवोकेशन हुआ, इसी का रिजल्ट था सुसाइड. तो अबेटमेंट इंस्टिगेशन इज सेट टू बी डन. लिख लो इस बात को भी. राइट, अक्यूज्ड, abused, deceased, accused, abused, deceased, in highly provocative manner, in highly provocative manner. ठीक है, that led to deceased committed suicide.
ऐसे लिख लो फुल स्टॉप. इट वॉज हेल्ड बाई द कोर्ट दैट it was held by the court that the provocative abusive conduct led to instigation and the principle that got established is that extreme humiliation plus provocation is instigation. देखो एक एक्सप्लेनेशन है. इंस्टिगेशन जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से भी हो सकता है. ठीक है. मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर आप गलत रिप्रेजेंटेशन दे देते हो किसी राइट फैक्ट, ठीक है, विलफुल जानबूझ के, तो उससे भी इंस्टिगेशन हो सकता है. ठीक है. जैसे एक केस है, इस केस में ए मान के चलो एक पब्लिक ऑफिसर है. ठीक है. ए क्या है? एक पब्लिक ऑफिसर है. ठीक है. अब यहाँ क्या हुआ, ए के पास में एक वारंट है कि इनको किसको अरेस्ट करना है, जेड को अरेस्ट करना है. अब बी क्या करते हैं, बी ने जानबूझ के फॉल्सली क्या किया, ए को ये दिखा दिया कि सी ही जेड है. ठीक है. और इसकी वजह से ए जो कि पब्लिक ऑफिसर है उन्होंने ना जानते हुए ड्यू टू द मिस रिप्रेजेंटेशन डन बाय बी सी को अरेस्ट कर लिया, ये सोचते हुए कि सी ही जेड है. दिस इज क्लियर कट अ केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन. क्लियर कट अ केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन. बात आ रही है समझ में? तो ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन है ये भी किसमें आएगा, अंडर द कैटेगरी ऑफ इंस्टिगेशन. आ रही है बात समझ में? तो लिखो इस बात को. एक ऐसी नोट डाल के लिख लो. इंस्टिगेशन में अकर थ्रू instigation may occur through willful misrepresentation, can occur through willful misrepresentation. ऐसे लिखो, कॉमा, और willful concealment of material fact. इवन कोई अगर आप मटेरियल फैक्ट है जिससे कि सही हो सकता था आपने छुपा लिया, कॉमा डाल के लिखो willful concealment of material fact, comma, or when person is legally bound to disclose truth. When person is legally bound to disclose truth.
ठीक है। अगर एक इंसान जो है वो मिस रिप्रेजेंट कर दे फैक्ट को, या फिर वो इंसान जो है वो जानबूझ के किसी सही फैक्ट को छुपा ले, और या फिर जो है वो इंसान लीगली बाउंड है कि उनको सच बोलना है। मान लो ही इज स्टैंडिंग इन द कोर्ट इन फ्रंट ऑफ द जज, ही इज लीगली बाउंड टू स्पीक द ट्रुथ, बट ही इज डिनाइंग स्पीकिंग द ट्रुथ। ठीक है, तो उस केस में भी, तो इन केसेस में भी अबेटमेंट हो सकता है। ठीक है, अबेटमेंट कौन सी कैटेगरी वाला? इंस्टिगेशन वाला। ठीक है, इसमें एक इलस्ट्रेशन लिख दो, राइट वन इलस्ट्रेशन। ऐसे लिखो, ए ब्रैकेट में अ पब्लिक ऑफिसर, ए ब्रैकेट में पब्लिक ऑफिसर ए पब्लिक ऑफिसर हैज वारंट टू अरेस्ट जेड। यही जो केस मैंने समझाया, यही केस बता रहा हूँ। हैज अ वारंट टू अरेस्ट जेड, फुल स्टॉप। B knows C is not Z. B knows C is not Z, but falsely tells A that C is Z. Full stop. A arrests C. अब यहां लिखो फुल स्टॉप डाल के, B abets wrongful arrest by instigation. ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल दो। हमने पहला देखा अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, नेक्स्ट मेन हेडिंग डालो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। ये भी सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस में ही है। ठीक है, देखो, मान लो ए और बी, यहाँ एक मैंडेटरी टर्म है कि दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा। ये दोनों या दो से इवन ज्यादा लोग मिल करके एक कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं। ठीक है, दे डू वन कॉन्स्पिरेसी, एंड द रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी इज सम इलीगल एक्ट। अब इसमें से कोई भी हो प्रिंसिपल ऑफेंडर या फिर अबेटर, बट अगर इन्होंने कॉन्स्पिरेसी बनाया और इसके कॉन्स्पिरेसी का अंजाम हुआ ये इलीगल एक्ट, तो इसमें इसको भी कहा जाएगा अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। लिखो इस बात को, अंडर सेक्शन 45 बीएनएस, अंडर सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस, abatement by conspiracy occurs when, abatement by conspiracy occurs when
two or more person engage in a conspiracy. Two or more person engage in a conspiracy for doing a thing, for doing a thing and some act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, takes place in pursuance of that conspiracy, and such act or omission is done in order to achieve that thing, is done in order to achieve that thing. ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग किसी कॉन्स्पिरेसी को बिल्ड करते हैं. अच्छा, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है, लिख लो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी? ऐसे लिखो. कॉन्स्पिरेसी इज इक्वल्स टू agreement between two or more persons. ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच एक अग्रीमेंट बनना, उसी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कॉन्स्पिरेसी. बात आई समझ? दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्पिरेसी. तो देखो, ऐसे लिख लो. टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट और टू कमिट अ लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मीन्स. To commit an unlawful act or to commit a lawful act by unlawful means. ऐसे एक क्वेश्चन लिखो. व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी? व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी? फर्स्ट लिखो, कॉन्स्पिरेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विथ वन पर्सन. ऐसे लिखो, टू और मोर पर्सन्स एट लीस्ट मस्ट बी देयर. ठीक है, फिर अगला लिखो. सेकेंड लिखो, देयर मस्ट बी मीटिंग ऑफ माइंड्स.
there must be meeting of minds and common intention. इसमें ब्रैकेट में लिख लो engagement in conspiracy. थर्ड लिखो act must be, या act must be छोड़ के लिखो there must be, there must be some preparation steps, comma execution steps, and facilitation steps. और फोर्थ में लिखो the act must be directly related to the intended offense. तो देखो यहाँ पर ये है कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, एक तो दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, साथ में जो लोग कर रहे हैं उस काम को उनका मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, वो लोग मिल करके उस काम को कर रहे हैं सारे, उनका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिर एक उसमें प्रिंसिपल ऑफेंडर होगा और बाकी जो है अवेटर होंगे। साथ में इसमें यह है कि कोई काम वो ऐसा कर रहे हो जो काम जो है वो इलीगल हो, ठीक है। और इसके साथ अबेटमेंट जो है भाई कॉन्स्पिरेसी तभी कहा जाएगा जब उन्होंने वो एक्ट किया हो जो उन्होंने पहले कॉन्स्पायर किया हो। अब मान के चलो कि इन्होंने कॉन्स्पायर किया, ए प्लस बी ने कॉन्स्पायर किया मान के चलो रॉबरी, ठीक है। रॉबरी कॉन्स्पायर करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, गलती से जब ये रॉबरी करने के लिए गए तो उस केस में रॉबरी की जगह दो लोग सामने खड़े थे, इनका मर्डर कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब इसमें बी तो था, बी जो था वो था प्रिंसिपल ऑफेंडर, ए ने जो कॉन्स्पायर किया था तो ए ने कॉन्स्पायर रॉबरी के लिए किया था ना कि मर्डर के लिए। ए ने जो कॉन्स्पायर किया था वो रॉबरी के लिए किया था ना कि मर्डर के लिए। तो ऐसे केस में ए को जो पनिश किया जाएगा वो पनिश किया जाएगा अटेम्प्ट टू कॉन्स्पिरेसी का, और बी का अगर मर्डर का इंटेंशन था तो तब फिर उसको मर्डर के लिए जो है वो पनिश किया जाएगा। बात आ रही है समझ में? जिस चीज के लिए आपने इंटेंट था, जिस चीज के लिए आपने इंटेंशन थी आपके दिमाग में, आपको पनिश उस चीज के लिए किया जाएगा। बात आ रही है समझ में? जो काम हुआ वो फिर अलग एस्पेक्ट हो गया, पनिशमेंट मस्ट बी फॉर व्हाट यू इंटेंडेड फॉर, ठीक है। कोई डाउट? बात आ रही है समझ में कि नहीं? ठीक है, तो इसमें पनिश जो है वो उसके लिए लिख लो, इस बात को लिखो, अबेटमेंट एग्जिस्ट ओनली इफ कॉन्स्पिरेसी रिलेट्स टू abatement exists only if conspiracy relates to specific offense committed, specific offense committed,
एग्जाम्पल लिख लो, A and B conspires to rob C. A and B conspires to rob C. में लिखो फुल स्टॉप, B robs and also kills C. B robs and also kills C. तो इसमें जो मर्डर वाली चीज है वो किस पर जाएगी? ए तो लायबल होगा रॉबरी के लिए, ठीक है, बी लायबल होगा मर्डर के लिए। ए मर्डर के लिए तभी लायबल हो सकता है जब उसने मर्डर प्लान किया। एक अबेटर अबेटमेंट के लिए तभी लायबल होगा जब उसने वो कंस्पायर किया। तो लिख लो, ए विल बी लायबल फॉर रॉबरी and will be liable for murder only if murder was planned, and will be liable for murder only if murder was planned, or murder was foreseeable consequence, or murder was foreseeable consequence. अब एक हेडिंग डाल दो, मैं एक केस लॉ जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवाऊंगा। मंडेला वेंकटस्वामी 1881 केस। तो इतने लिख लो, राइट। ये लिख ली हेडिंग, लिखो, in this case the accused prepared draft of false documents comma brought stamped paper and collected information, full stop. He was held guilty of abetment of forgery, full stop। ऐसे लिख लो अगले पॉइंट में, प्रिंसिपल प्लस अग्रीमेंट, ऐसे लिखो, सॉरी नॉट प्रिंसिपल, प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्लस अग्रीमेंट प्लस स्टेप्स इन परसुएंस प्लस स्टेप्स इन परसुएंस। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, एरो डाल के, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। This we will do in the next class, okay?
ठीक है।